स्टूडेंट आर्यन शुक्ला, वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यस पीवाईक्यू सीरीज चल रही थी जैसा कि हमारी, तो मैथ्स और साइंस के हम पीवाईक्यू पहले कवर करने वाले हैं। तो यस यहाँ पर मैथ्स की चैप्टर 1 की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और यस यहाँ पर ये वाली जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की आज हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले साल 2010 से 2020 तक के जितने भी पेपर आए थे उसमें से जितने भी एमसीक्यू पूछे गए इस चैप्टर से वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो यार एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे ही मतलब आपको क्वेश्चन के पहले, मतलब जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा उसके पहले आपको क्वेश्चन दिख जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के तुरंत ही वीडियो को पॉज करके उसका आंसर ढूंढ के कमेंट में आंसर बता देना। ठीक है, जैसे कि यार आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर वो आप समझ सकते हो, और जो क्वेश्चन आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। इससे आपको पता पड़ेगा कि आपको कितना प्रिपेयर हो गया। तो भाई कर लेना, ठीक है। और ऑनेस्टली कमेंट में आंसर बता देना, या फिर कमेंट बता देना है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ एन aqueous solution of zinc sulfate as observed in the laboratory is, यानी कि जो जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट अगर एक्वस सोल्यूशन में रखा जाए, मतलब जिंक सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए तो उसका कलर क्या होगा। व्हाट इज द कलर? ऑप्शंस आर ग्रीन, येलो, ब्लू, कलरलेस। और इसका आंसर है कलरलेस। कैसे? अभी देखो इसका आपको याद कैसे करोगे इस चीज को। देखो हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर रहा था और जिंक सल्फेट और कॉपर फॉर्म कर रहा था। ठीक है, ये रिएक्शन पढ़ा था हमने कि जिंक था वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो ये जिंक क्या कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, क्योंकि ये जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है, इसका जो कलर है वो क्या था? ब्लू था, है ना। जब वो कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन था वो ब्लू था, लेकिन जैसे ही हमने जिंक को इस सॉल्यूशन में डाला तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, तो इसीलिए जिंक ने कॉपर की जगह ले ली, जिंक सल्फेट बना लिया, और ये जो है जिंक सल्फेट ये कलरलेस हो गया था। वहां पर कलर जो ब्लू कलर था ना भाई, जो ब्लू कलर था वो कलरलेस हो गया। ठीक है, क्योंकि वहां से कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल गया और जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो जिंक सल्फेट का कलर होता है कलरलेस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो यार सेकंड क्वेश्चन है, ऑन एडिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम स्ट्रिप टू एन aqueous solution of copper sulfate, it is observed that the color of the solution changes from, ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया गया है और पूछा गया है कलर चेंजेस कैसे होंगे। ठीक है, क्या कलर चेंजेस होंगे जब रिएक्शन होगा, तब क्या कलर चेंजेस होंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑप्शन में दिए हैं ब्लू टू कलरलेस, कलरलेस टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू। तो सबसे पहले ये रिएक्शन कौन सा है ये देखते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जो एल्यूमिनियम है उसको कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। तो अब बताओ भाई क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर, क्या रिएक्शन होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म कर लेगा, तो एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म करेगा, है ना। अब देखो और क्या फॉर्म होगा? कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो Cu कॉपर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार जो कॉपर सल्फेट का कलर है, जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू है कि नहीं? अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। तो
कलर चेंज कैसे हुआ, तो जब पहले केस में, इस केस में जब यहाँ पर एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट है तो सबसे पहले कलर क्या होगा, ब्लू होगा ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, कलर चेंज तो बाद में होगा ना, तो सबसे पहले जो कलर था वो क्या था, ब्लू। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में या तो ये ब्लू टू कलरलेस हो सकता है, कलरलेस टू ब्लू हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर कलरलेस नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ब्लू टू ग्रीन, ठीक है, तो ये भी हो सकता है ना, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट का कलर है वो ब्लू है, तो ये ब्लू टू ग्रीन भी हो सकता है, और ये वाला नहीं हो सकता, ये ग्रीन टू ब्लू है ना, तो क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो जो पहले केस में कॉपर सल्फेट का कलर तो ब्लू है ना, तो कलर चेंज जो होगा कैसे होगा, पहले ब्लू था तब क्या कलर चेंज हुआ ये पूछ रहा है, तो पहले ब्लू था तब क्या कलर चेंज होगा, तो आंसर है इसका ब्लू टू कलरलेस, पहले ब्लू था और कलरलेस हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म हो गई है, और ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर ही नहीं होता, ठीक है, तो ये था रिएक्शन और ये था इसका आंसर ब्लू टू कलरलेस, ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अमेजिंग। तो यार हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है, थर्ड ही है, वो ये है, आयरन नेल्स, ठीक है, आयरन नेल्स वर डिप्ड इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज्ड फ्रॉम, ठीक है, यहां पर भी कलर चेंज के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, ठीक है, तो सबसे पहले आयरन नेल्स हैं, तो आयरन Fe, ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है, ठीक है, CuSO4 में डाला जा रहा है, आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जा रहा है कि नहीं, तो भाई जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू है, तो सबसे पहले कलर क्या होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्लू होगा ना, तो देखो ऑप्शन में देखते हैं, कलरलेस टू लाइट ग्रीन नहीं हो सकता क्योंकि ब्लू से चेंज होगा, कलरलेस तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्लू टू लाइट ग्रीन ये हो सकता है, ब्लू टू कलरलेस ये भी हो सकता है, ग्रीन टू ब्लू, क्या इस कलर कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन है, नहीं है, क्योंकि भाई देखो पहले जो कॉपर सल्फेट में डाला गया ना CuSO4 इसका कलर था ब्लू, कलर चेंज तब होगा जब इसमें Fe डाला जाएगा और रिएक्शन होगा उसके बाद दूसरा कलर चेंज होगा, ये है लॉजिक, ठीक है, तो भाई ब्लू से लाइट ग्रीन हो सकता है, ब्लू से कलरलेस हो सकता है, लेकिन ग्रीन से ब्लू नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इन दोनों ऑप्शन में से देखो क्या होगा कि Fe यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, FeCu से ज्यादा रिएक्टिव है तो FeCu को डिस्प्लेस कर देगा और यहां पर आयरन सल्फेट बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, है ना, और कॉपर बेचारा बाहर निकल जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो FeCu की जगह ले लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, और इस आयरन सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है लाइट ग्रीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू से लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ब्लू टू लाइट ग्रीन, ये है इसका आंसर, ये नहीं है, अमेजिंग, ग्रेट। तो यार हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो ये है कि द एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट अपीयर, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का कलर पूछा जा रहा है, ऑप्शंस आर ब्लू एंड ग्रीन, ग्रीन एंड कलरलेस, ब्लू एंड ब्राउन, ब्लू एंड कलरलेस रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है क्योंकि भाई पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया था ना उसमें ही इसका आंसर है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अभी पॉज करो और बताओ जल्दी से, और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक है, ठीक है, वहां पर जाके आप कर सकते हो, मुझे फॉलो कर लेना, और यस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे मिल जाएगी, वहां पर आपको इन सारे क्वेश्चंस की फोटोज भी मिल जाएगी विद आंसर्स, और यस वहां पे आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो। तो यार हमारा 5वां एमसीक्यू है, some crystals of ferrous sulfate were dissolved in distilled water,
ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में फेरस सल्फेट को जो फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए गए और उनको डिसॉल्व कर दिया गया। द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड वाज, तो भाई एक चीज नोटिस कर रहे हो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं वो इसी पर बेस्ड हैं कि कलर ऑफ द सोल्यूशन वाज, कलर ऑफ द aqueous solution of zinc sulfate was, color of this was, that was, ठीक है, यानी कि कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो भाई इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, मतलब जितने भी रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें कलर चेंज कैसे हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यार इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पेल ग्रीन, क्योंकि यार हमने अभी जस्ट देखा था मतलब आयरन और कॉपर सल्फेट वाले रिएक्शन में ना, तो उसमें क्या था, आयरन सल्फेट का जो कलर था वो क्या था, लाइट ग्रीन था। तो ब्लू और ये ब्लू तो हो ही नहीं सकता ना, और ये है पेल ग्रीन, ठीक है। तो लाइट ग्रीन ये हो जाएगा और डार्क ग्रीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लाइट ग्रीन था। तो ऑप्शन बचा पेल ग्रीन और आंसर है यही। तो यार हमारा जो छठवां एमसीक्यू है वो ये है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट leads to the formation of a brown solid and two gases, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है और फॉर्म हो रहा है एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि ब्राउन कलर का है, और दूसरा सब्सटेंस है मतलब दे आर फॉर्मिंग टू गैसेस, ठीक है, दो गैसेस फॉर्म हो रही हैं। तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि फेरस सल्फेट है, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है और ये टूट रही है, ब्राउन सब्सटेंस दे रही है, एक ब्राउन सॉलिड है ये, ठीक है, प्लस एक गैस है और दूसरी गैस है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा है, ए बी इज ब्रेकिंग टू गिव ए प्लस बी, है ना। क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जो कि हीट अब्सॉर्ब करता है या फिर हीट लेता है और बॉन्ड्स टूट जाते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस आ जाते हैं ना। तो वही सीन यहाँ पर हो रहा है। अभी देखते हैं इनमें जो मतलब ऑप्शंस दिए हैं वो। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरा है डीकंपोजिशन एंड रेडॉक्स, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर डीकंपोजिशन हो रहा है। रेडॉक्स है ये अपन बाद में देखेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। पहले तीसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर भाई डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी कोई रोल नहीं है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। डीकंपोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? देखो भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब करते हैं ताकि उनकी जो मतलब बॉन्ड्स हैं वो टूटे, है ना, तो यानी कि वो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले, है ना, तो ये एक्सोथर्मिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, डीकंपोजिशन एंड रेडॉक्स, तो यही आंसर। अब भाई ये जो ब्राउन सॉलिड है और ये तो गैसेस हैं, क्या है ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, कि फेरस सल्फेट जब डिकम्पोज होता है तो क्या उसके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो यार हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, in which of the following the identity of initial substance remains unchanged। यानी कि यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क कन्वर्ट होता है कर्ड में इस प्रोसेस में, है ना। तो क्या मिल्क और कर्ड में जो सब्सटेंस हैं, यानी कि मिल्क जो था, मिल्क में जो भी एटम थे वो इसी के जैसे हैं। मतलब ये है कि क्या जो मिल्क में सब्सटेंस था पहले, जो मिल्क में वी कैन से मिक्सचर था, जो मिल्क में सब्सटेंस था, वो कर्ड के सब्सटेंस के सेम है? नहीं है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है मिल्क की और कर्ड की दोनों चेंज हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, और केमिकल चेंज में इनिशियल सब्सटेंस, ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस
डू नॉट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, वो चेंज हो जाती है आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, जैसा कि इस केस में हो रहा है कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर मिल्क की प्रॉपर्टीज अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टीज अलग है। लेकिन ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ऐसा कौन सा रिएक्शन है जहां पर इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेम रहती है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? फिजिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज में ही जो इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो अनचेंज रहती है ना। तो देखते हैं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज होता है, और मिल्क और कर्ड दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन होना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा है ये और ये ही है। तो इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भाई एक ऐसी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी जो सॉलिड होता है ना, उस सॉलिड को हम किसी भी चीज में से किसी सॉलिड को निकाल रहे होते हैं और उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, यानी कि वहां पर जो भी प्रॉपर्टी है वो वैसी की वैसी है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लो NaCl है, NaCl का फॉर्मेशन होता है। NaCl हमने कैसे फॉर्म किया? सी वाटर से इवेपोरेट होकर NaCl निकल गया, लेकिन वो इम्प्योर रहता है। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है NaCl का। उसके बाद वो प्योर सॉल्ट, मतलब क्रिस्टलाइज करके सारी की सारी इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, यानी कि NaCl तो NaCl ही रहा ना, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इसीलिए इसका आंसर ये होगा कि आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय क्रिस्टलाइज, ठीक है। अमेजिंग। तो यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर MCQs एंड होते हैं इस चैप्टर के। अब हम सब्जेक्टिव टाइप पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था वो आप कमेंट करके आंसर बता रहे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली हैं PYQ सीरीज की, ठीक है। और जो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन करके मतलब ऑन कर लेना उसको, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में से आपको, फिर भी अभी भी कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट में जाके बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको इनके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आप वहां पर अपने डाउट भी बता देना, ठीक है। तो आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे वहां पर। और जय हिंद, वंदे मातरम।